स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 2 जो है वो आया है। लेक्चर नंबर फर्स्ट बहुत बेसिक सा रहा। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने हमारे पास्ट में आई हुई टेबल्स के बारे में बात की। आज हम लोग बेसिकली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ लेने वाले हैं। इंट्रोडक्शन मतलब आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे कि भैया ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं। अब आप सब बच्चे 11th क्लास के अगर हैं, 11th क्लास के रिस्पेक्ट से अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो 10th क्लास में आप सब ने पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स और पीरियड्स तो पता ही हैं। लेकिन 11th में एक नई चीज़ हमारे पास आ जाती है जिसको हम ब्लॉक्स भी कहते हैं। यानी अभी तक हमारे पास ग्रुप्स और पीरियड्स तो हुआ ही करते थे, लेकिन अब जो चीज़ें हैं वो ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो गई हैं। मतलब अब चीज़ें ब्लॉक बन गई हैं, अब चीज़ें ब्लॉक के नाम से बुलाई जाने वाली हैं। एक्चुअली सच्चाई बताऊं, झूठ नहीं है, पीरियोडिक टेबल में पहले ब्लॉक ही पढ़ना चाहिए। मतलब अगर हम ब्लॉक पढ़ते हैं, यार देखो जैसे कि मान लो, मुझे नहीं पता आपके यहाँ पे एड्रेस कैसे होता है, लेकिन जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में एड्रेस ऐसे होता है कि पहले आपको ऑफिस से बात है, जाना है दिल्ली में कौन सी सिटी है, मान लो जैसे फॉर एन एग्जांपल न्यू दिल्ली अपने आप में एक सिटी ही है, तो वहाँ पे अब उसमें हम कहाँ रहते हैं, तो रोहिणी में। उसके बाद रोहिणी में क्या होता है, सेक्टर होते हैं, सेक्टर के बाद ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के बाद हमारा आता है हाउस नंबर, फिर आता है फ्लोर, है ना। ऐसे ब्लॉक होते होंगे आपके यहाँ पे भी, तो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे करके ब्लॉक्स होते हैं। तो हमारी पीरियोडिक टेबल में भी एक्चुअली पहले ब्लॉक आता है, फिर आता है ग्रुप और फिर आता है पीरियड। बट हम लोगों ने ब्लॉक्स नहीं पढ़े थे, हम लोगों ने ग्रुप और पीरियड पढ़े थे। अब अगर आपको यहाँ पे आज की क्लास समझनी है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए 1s2 2s2 वाले फॉर्मेट से। अगर आपको 1s2 2s2 वाले फॉर्मेट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती, जो कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सीखी है, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होने ही वाली है, ऑटोमेटिकली होने ही वाली है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। तो ये हमारे सामने बहुत ही रंगीन, बहुत ही दुनिया में रंग भर देने वाली बच्चों एक टेबल जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये आज की डेट में मॉडर्न ज़माने में इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी। सबसे पहली बात, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मॉसले जी ने प्रपोज किया। एक्चुअली हेनरी मॉसले जी ने यह कहा कि जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करते हैं, वो एटॉमिक नंबर पे करते हैं। यानी एलिमेंट्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होंगी अगर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर लगाया जाएगा। अगर आपको याद हो तो अभी तक खासकर न्यूलैंड और मेंडलीव जी की जो टेबल रही, उन्होंने मास पे फोकस किया। उन्होंने कहा एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगाया जाए, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगाया जाए। लेकिन हेनरी मॉसले जी पहले ऐसे इंसान आप कह सकते हैं बने जिन्होंने ये नोटिस किया कि केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती हैं, वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। यानी अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से प्रॉपर्टीज जो हैं वो रिपीट होने वाली हैं। तो ऑल द अबव क्लासिफिकेशन डिड नॉट यूज द एटॉमिक नंबर। ऑल द अबव मतलब जो हमारी लास्ट लेक्चर में हुई थी। बट मॉसले प्रपोज दैट प्रॉपर्टीज आर रिपीटिंग फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि मास पे। और इसी को मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज हैं आर दी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसी को हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं। अब इसके हिसाब से हमने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया तो ये हमारे पास एक टेबल आई। अब इस टेबल के अंदर सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक्स की। सबसे पहले आज हमारी पढ़ाई रहेगी ब्लॉक्स की। अब आप भले ही जानते हो कि इस टेबल के अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं। ये जो फर्स्ट और सेकेंड वाला, ये जो आप पिंक पिंक देख रहे हो प्लस हाइड्रोजन देख रहे हो, इस पूरे को हम एस ब्लॉक कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, मैं इसको हटा दूंगा, लेकिन ये वाला हिस्सा एस ब्लॉक कहलाया जाता है। क्यों कहलाया जाता है अभी बता रहा हूं। फिर ये वाला यहां से ये पूरा हिस्सा, यानी नीले नीले वालों को छोड़ के सारे के सारे कहलाए जाते हैं पी ब्लॉक। ये जो पूरा नीला वाला हिस्सा है ये कहलाया जाता है डी ब्लॉक, और ये जो टेबल से बाहर निकाले गए हैं ये कहलाए जाते हैं एफ ब्लॉक। यानी हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स होते हैं।
पहला ब्लॉक होता है एस ब्लॉक, इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं बात करते हैं। फिर होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक और फिर होता है एफ ब्लॉक। यानी अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को यहां पे इस तरीके से ड्रॉ करूं, अगर इस तरीके से ड्रॉ करूं तो ये वाले हमारे पास एस ब्लॉक के आ गए, ये हमारे पास पी ब्लॉक के आ गए, ये हमारे पास डी ब्लॉक के आ गए और ये हमारे पास एफ ब्लॉक के आ गए। लेकिन ऐसा क्यों है, इनको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्यों कहा जाता है? तो आंसर है इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो इन इन सबशेल्स में गिरता है। सर समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? आओ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और फिर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक को समझेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ एलिमेंट्स इनटू एस पी डी एफ ब्लॉक। तो सबसे पहली बात, एस ब्लॉक में हमारे पास ग्रुप 1 एंड 2 आता है। और इसे एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गिरेगा वो एस ब्लॉक में ही गिरेगा। आप समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं, आप समझोगे। मान लो सोडियम, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं हम, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एस सबशेल में गिर रहा है। अब अगर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गिर रहा है तो ये एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मान लो कैल्शियम विच इज ऑन 20, तो आ जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इस हिसाब से बात करें तो हमारे पास एस में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिर से हमारा एस में गिरा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 3s में गिर रहा है या 4s में गिर रहा है, लेकिन वो एस में गिरना चाहिए। ऐसे अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1। अब अगर आप चेक करो, हाइड्रोजन, सोडियम और कैल्शियम ये सारे के सारे आपको हमारी टेबल में मिल जाएंगे। ये रहा सोडियम अगर दिख रहा हो आपको, तो ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा कैल्शियम, तो ये सारे एस ब्लॉक के लोग हैं। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में गिरता है तो वो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहला दिए जाते हैं। ऐसे ही सॉरी, अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक के बारे में, अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक के बारे में, तो पी ब्लॉक में भी अगेन पहली बात तो पी ब्लॉक में कौन आते हैं, 13 से लेके 18 तक। यानी यहां पे जो एलिमेंट आते हैं वो आते हैं ग्रुप 13 to 18। अब 13 to 18 में ये पी ब्लॉक कहलाए जाते हैं। क्यों कहलाए जाते हैं? अगेन क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पी सबशेल में गिरता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक आध ले लेते हैं, ऐसे डी भी होता है, ऐसे एफ भी होता है। एक आधा एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। आओ, जैसे कि फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। अब इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो गिरा वो p में गिरा, तो ये p ब्लॉक का हो गया। ऐसे ही मान लो हम बात करें नियॉन की, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p6, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गिरा। ऐसे ही अगर हम लोग बात कर ले ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2, 2s2, 2p4, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गिरा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है हीलियम। हीलियम एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है जिसको मैं लाल रंग से लिखता हूँ। हीलियम एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है। लाल रंग दिख रहा है ना, दिख रहा है। अगर मैं हीलियम की बात करूं तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उस हिसाब से अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो ये 1s2 होती है। अब इस हिसाब से इसको s ब्लॉक में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गिर रहा है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है बच्चों, ये एक एक्सेप्शन है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भले ही s में आ रहा हो, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भले ही s सबशेल में गिर रहा हो, लेकिन ये p ब्लॉक का एलिमेंट है क्योंकि
इसकी प्रॉपर्टीज आप सब जानते हैं नोबल गैसेस से मैच होती हैं। आप सब जानते हैं इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो मैच होती हैं नोबल गैसेस से। तो वैसे उसूलन ये एक नोबल गैस है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज एक अलग बात हो गई कि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन। जैसे क्या समझे यहाँ पे, ये पूरे पी ब्लॉक के लोग हैं। अब आप इनमें से किसी भी एक को उठा लो, इनमें से किसी भी एक को उठा लो और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में गिरेगा सिवाय हीलियम के। सिवाय हीलियम के, हीलियम एक एक्सेप्शनल केस है, इसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला एस में गिरता है, बट फिर भी ये पी ब्लॉक का है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज नोबल गैसेस से मैच होती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाइज भले ही मैच ना हो, वो जरूरी नहीं है, जरूरी तो प्रॉपर्टीज मैच हो। पीरियोडिक टेबल में हमने प्रॉपर्टीज मैच की है ना, तो उस हिसाब से इसको नोबल गैसेस के ऊपर आना चाहिए और ये आता भी है। ओके, ऐसे एक आध एग्जांपल डी का कराया था। अच्छा, एफ के कोई ग्रुप नहीं होते हैं, अभी हम बात कर भी लेंगे इसके बारे में, बट ठीक है चलो। अब अगर हम लोग बात करें यहीं पे एक आध एग्जांपल आप लोग डी का भी ले लें अगर, तो डी ब्लॉक में हमारे पास पहली बात तो 3rd से लेके 12 तक ग्रुप आते हैं, है ना। 3rd से लेके 12 तक ग्रुप आते हैं। अब इनमें अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल के तौर पे मान लो स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो मतलब ठीक है, डी तक पहुंचेंगे कॉन्फ़िगरेशन बड़ी हो जाएगी, एफ तक पहुंचेंगे और बड़ी हो जाएगी। तो एक आध एग्जांपल और ले रहे हैं बस, लेकिन बेसिक बात यह है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी में गिरेगा तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाया जाएगा। जैसे कि मैंगनीज, मैंगनीज आता है 25 पे, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अगेन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गिरा तो ये हो जाएगा 3d5। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर एक एटम में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में गिर रहा है तो वो एस ब्लॉक का कहलाया जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में गिर रहा है तो वो पी ब्लॉक का कहलाया जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गिर रहा है तो वो डी ब्लॉक का, और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में गिर रहा है तो वो एफ ब्लॉक का। बस फर्क ये है कि एफ ब्लॉक के कुछ ग्रुप्स नहीं होते हैं क्योंकि वो तो हमारा पीरियोडिक टेबल के बाहर है। तो आई होप आप यहाँ पे ग्रुप्स और पीरियड से पहले ये सीख गए हो कि ब्लॉक क्या होते हैं। अब ब्लॉक अगर हम सीख गए तो अब हम ग्रुप और पीरियड पे चल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर सकते हैं ग्रुप और पीरियड की। यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ ना, ये तो लिखा हुआ है कि पीरियड्स क्या होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं इनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। और हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल मिला के देखा जाए तो 7 पीरियड्स हैं, है ना। हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। ये हमारे पास कितने पीरियड्स हैं? 7 पीरियड्स हैं। अब हर एक पीरियड में अगर आप देखो तो पहले वाले पीरियड में 2 एलिमेंट आते हैं, इसलिए इसको वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। दूसरे वाले में 8 आते हैं, इसलिए उसको लॉन्ग शॉर्ट पीरियड कहते हैं, सॉरी। तीसरे वाले में भी 8 आते हैं, इसलिए इसको भी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। लेकिन चौथे वाले में और पांचवें वाले में 18 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इसको हम लोग लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो 6th पीरियड है और जो 7th पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट आते हैं। लेकिन बच्चा गिन के कहता है यहाँ तो 18 ही है, अगर इसमें 18 है, इसमें 18 तो इसमें भी 18 ही है। बट एक्चुअली इसमें और इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं। क्यों? आप सब अपने, अगर आपको यहाँ पे ये नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, ये टेबल नहीं दिख रही है, तो आप अपने NCERT में टेबल खोल के बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सीजियम और बेरियम के बाद जैसे बेरियम का मास जो एटॉमिक नंबर जो होता है वो 56 होता है। अब 56 एटॉमिक नंबर के हिसाब से इसके बाद 57 आना चाहिए और 57 के बाद 58 आना चाहिए। लेकिन 57 जो कि लेंथेनियम है, लेंथेनियम के 57 के बाद 58 नहीं आता है, 72 आता है, यानी कि हॉफनियम। यानी इतना बड़ा जंप क्यों? क्योंकि यहाँ ही से ये जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो हमने यहीं से तो बाहर निकाले हैं। ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं वो यहाँ के हिस्सा थे, हमने इनको बाहर निकाला हुआ है। बट देखा जाए तो एटॉमिक नंबर वाइज वो यहाँ के हिस्सा हैं। तो अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 ऐसे करके फिर ऊपर वापस आओगे तो आपको 18 एलिमेंट नहीं मिलेंगे, 32 ही मिलेंगे।
सेम 7th वाले पीरियड में भी है, फ्रांशियम है जैसे कि 87 पे, फिर रेडियम है हमारे पास 88 पे, तो उसके बाद 89 पे ऑक्टेनियम आता है, लेकिन उसके बाद तो 90 आता है ना, यानी कि थोरियम, बट यहाँ पे तो रदरफोर्डियम है, तो 90 की बजाय 104 है, क्योंकि यहाँ के सारे एलिमेंट, इसके बीच के एलिमेंट यहाँ पे हमने निकाल के रख दिए। तो अल्टीमेटली हमारा कहने का मतलब सिर्फ ये है बच्चों कि हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें पहला वाला जो पीरियड है उसको हम वेरी शॉर्ट पीरियड कहते हैं, कि 2 ही एलिमेंट हैं, दूसरे वाले को शॉर्ट और तीसरे वाले को भी शॉर्ट क्योंकि 8 एलिमेंट हैं, चौथे वाले और पांचवें वाले को लॉन्ग बोलते हैं क्योंकि उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, और 6th और 7th को वेरी लॉन्ग कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 32 एलिमेंट्स हम एकोमोडेट कर सकते हैं, विच इज अ क्वाइट बिग वैल्यू। तो अच्छा, पहले क्या होता था जब मैं जब 11th क्लास में था, सच्चाई बता रहा हूँ, ये जो लास्ट वाला पीरियड है 7th वाला ना, वो इनकम्प्लीट हुआ करता था, यहाँ पे ये कुछ एलिमेंट जो हैं वो डिस्कवर नहीं हुए थे, इसलिए इसका नाम 32 विद एम्प्टी स्पेसेस था, 32 विद एम्प्टी स्पेसेस था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ इसलिए हमने यहाँ पे हटा भी रखा है, अब ऐसा नहीं है, अब इसका नाम 32 इसको अब हम 32 विद एम्प्टी स्पेसेस नहीं कह सकते क्योंकि अब ये सारी स्पेस भर गई है। अब हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कोई भी डब्बा खाली नहीं है एट प्रेजेंट, क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। और अगर कोई नया एलिमेंट आता है, जो कि आपको पता होगा, शायद काम चल भी रहा है, आ भी गए, तो हमें एक नया पीरियड बनाना होगा, बिकॉज सारे पीरियड भर चुके हैं, वो अलग बात है, उसको सुन के उसको समझ के कंफ्यूज ना हो। लेकिन हमारे पीरियड्स के नाम उनके साइज के बिहाफ पे रखे गए हैं, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट शॉर्ट, लॉन्ग लॉन्ग, वेरी लॉन्ग वेरी लॉन्ग, ऐसे करके हमने 1 से 7 तक पीरियड को नाम दिए। लेकिन ग्रुप्स को नाम दिया गया उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, जो ग्रुप्स हैं उनको प्रॉपर्टीज के हिसाब से नाम दिया गया है। सबसे पहली बात तो बहुत बड़े डिविजन्स की अगर हम लोग बात करें तो जो एस ब्लॉक है और जो पी ब्लॉक है, इनको मिला के हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। एस ब्लॉक मतलब फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक मतलब 13 to 18, इन्हें क्या कहा जाता है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, आपने अभी ट्रेंड्स पढ़ोगे या आपने ट्रेंड्स पढ़े भी होंगे इन 10th क्लास कि लेफ्ट टू राइट जाओ, टॉप टू बॉटम जाओ, तो प्रॉपर्टीज ऐसे बदलती हैं, प्रॉपर्टीज ऐसे बदलती हैं, इनको हम ट्रेंड्स कहते हैं ना। जैसे आप शायद आपको याद हो 10th क्लास में लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज जो है वो छोटा होता रहता है, मेटालिक कैरेक्टर कम होता रहता है, इन्हें हम ट्रेंड्स कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स कहते हैं। अब आप सोचो, दिमाग लगाओ, जब आप 10th क्लास में थे, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो हमने जो ट्रेंड्स पढ़े थे वो हमने सेकंड या फिर थर्ड पीरियड के लिए पढ़े थे, हमने 4th पीरियड को नहीं पढ़ा था, क्योंकि 4th पीरियड में ना डी ब्लॉक वाले लोग आ जाते हैं, यानी कि ये नीले नीले लोग। और आपको जान के बाद हैरानी होगी कि डी ब्लॉक के लोग और एफ ब्लॉक के लोग ये हमारे इन ट्रेंड्स को सही से फॉलो नहीं करते हैं, ये हमारे ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं। अब अगर ये हमारे ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, हम जो ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं उनको हमें सिर्फ पहला पीरियड में तो यार 2 ही एलिमेंट है, तो उसको तो आप छोड़ दो, उसमें से भी हाइड्रोजन जिसकी पोजीशन आज तक फिक्स नहीं हुई है, और दूसरा नोबल गैस है हीलियम। तो जब भी हम कोई लेफ्ट टू राइट के ट्रेंड्स पढ़ते हैं 10th क्लास में, इवन 11th में भी, तो हम सिर्फ पहले या दूसरे या तीसरे पीरियड से ही बात कर पाते हैं, क्योंकि चौथे पीरियड में डी ब्लॉक के लोग आते हैं, और डी ब्लॉक के लोग और एफ ब्लॉक के लोग ये ट्रेंड्स को फॉलो ढंग से नहीं करते हैं। कारण आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा आगे जाके, लेकिन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लोग इन ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते हैं। मैं हमेशा से डी ब्लॉक एलिमेंट्स को बदतमीज एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक को निहायती बदतमीज एलिमेंट्स बोलता हूँ। एफ ब्लॉक वाले तो इतने बदतमीज साबित होंगे, आप देखना आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा, कारण कि इतने ज़्यादा बदतमीज है कि इनको टेबल से बाहर निकाल दिया गया। दे आर वो वाले बच्चे जो क्लास में बहुत बदतमीजी नहीं करते, तो टीचर उन्हें क्लास से बाहर निकाल के गेट के बाहर खड़ा कर देता है, मुर्गा बना के या हाथ ऊपर करके, ये वही लोग हैं। लेकिन डी ब्लॉक वाले बदतमीज तो हैं, बट ये उतने बदतमीज नहीं है कि ये बाकियों को भी परेशान करें और इनको क्लास। देखो, 2 प्रकार की बदतमीजी होती है, एक ऐसी बदतमीजी होती है जो बच्चा अपने आप में कर रहा है, इससे बाकी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, है ना, है ना, है ना, है ना। और एक बदतमीजी ऐसी होती है जिसमें बच्चा अपने आप से बदतमीजी तो कर ही रहा है, साथ साथ ऐसे कर रहा है कि बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं।
है ना। तो ये वो वाले लोग हैं, दे आर निहायती, ये इतने बदतमीज हैं कि इनसे बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए हमने इनको टेबल से बाहर निकाल दिया। लेकिन ये लोग बदतमीज तो हैं, ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते हैं, लेफ्ट टू राइट वाले ट्रेंड ढंग से फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन ये बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगर ये यहाँ रहेंगे, इसलिए इनको टेबल का हिस्सा बना के रखा। ओके, बहुत बेसिक बात। लेकिन सबसे अच्छे कौन है? एस ब्लॉक के लोग और पी ब्लॉक के लोग। ये लोग लगभग सारे ट्रेंड्स बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, और जो सारे ट्रेंड्स अच्छे से फॉलो करेगा उन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में यूज करेंगे। मान लो एक प्रकार से आपके स्कूल के अंदर कोई बाहर से आया कि भाई हम सर्वे करने आए हैं, कोई सरकारी बंदा आया, हम सर्वे करने आए हैं कि कौन सा स्कूल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो आप बताओ, आपके जो प्रिंसिपल हैं, आपके जो स्कूल के टीचर हैं, वो आपके हर एक क्लास से कौन से बच्चे को एज अ रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे? जिसके सिर्फ मार्क्स अच्छे आते हो, या जो सिर्फ कपड़े अच्छे ड्रेसअप करके आता हो, या दोनों? तो मेरे हिसाब से दोनों। अब अगर किसी के मार्क्स अच्छे आते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छा है, लेकिन वो नीट एंड क्लीन नहीं है, उसके नाखूनों में मैल है, उसके बाल ढंग से कॉम्ड नहीं है, स्कूल की बात हो रही है ना, ऐसा करना पड़ता है, कपड़े इस्त्री नहीं हो रखे, प्रेस नहीं हो रखे, थोड़े से गंदे हैं, प्रेस चलो अलग बात है, गंदे हैं, मतलब उसको देख के थोड़ा सा ऑफेंसिवनेस सा हो रहा है। ऑल्दो ये जज करने वाली बात हो गई, बट होता तो ऐसा ही है। एक बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल टिच होके आता है, एक सिलवट नहीं है कपड़े पे, बालों में एकदम फुल जेल वेल लगा के अच्छे से कॉम करके आ रहा है, मतलब खड़े करके नहीं आ रहा है, कॉम करके आ रहा है, नाखून वाखून अच्छे से कटे हुए हैं, महक रहा है, अच्छा परफ्यूम डिओ लगा के स्कूल में आ रहा है, महक रहा है, नहा के आया सुबह सुबह, लेकिन पढ़ाई में लल्लू है, पढ़ाई में नंबर नहीं आते हैं, तो उसको भी लेके नहीं जा सकते। लेकिन एक बच्चा है जो 80s 90s में मार्क्स लाता है, बहुत वेल ड्रेस्ड रहता है, टिच रहता है, तो उसको हम रिप्रेजेंटेटिव के रूप में लेके जा सकते हैं, जो सारी प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है, कोई एक नहीं। ऐसे जो एस ब्लॉक वाले हैं और ये जो पी ब्लॉक वाले हैं, ये हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग हमारे ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, इसलिए इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। फिर हमारे पास लेंथेनाइड्स और ऑक्टेनाइड्स। पहली बात, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सारी बातें वैसे 10th क्लास की हैं। 3rd से लेके 12 वालों को ट्रांजिशन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन आता है फ्रॉम नॉन मेटालिक टू नॉन मेटालिक। जैसे कि ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, यहाँ के लोग आपको सबको पता है बहुत अच्छे मेटल्स हैं, और यहाँ के बहुत अच्छे नॉन मेटल्स हैं। नहीं पता है तो इस चैप्टर में बता देंगे। वैसे 10th में हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे मेटल्स हैं और यहाँ के लोग बहुत अच्छे नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ से यहाँ जाने पे आप मेटल से क्या बन रहे हो? नॉन मेटल। अब अगर आप मेटल से नॉन मेटल बन रहे हो तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन आ रहा है, यहाँ पे एक बदलाव आ रहा है। इस बदलाव को, ट्रांजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, आप समझते हो? ट्रांजिशन। इसी इनका नाम पड़ा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे एक बदलाव आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, ठीक है ना। और नीचे वालों को हम लेंथेनॉइड और ऑक्टेनॉइड कहते हैं। क्यों? इनका जो पहला मेंबर है वो लेंथेनियम है और इसका पहला मेंबर ऑक्टेनियम है, तो इसको लेंथेनॉइड फैमिली या लेंथेनॉइड्स, और इसको ऑक्टेनॉइड फैमिली यानी ऑक्टेनॉइड्स कह दिया जाता है, ठीक है ना। ये तो हुआ पीरियड्स का नाम, बेसिक और कुछ ग्रुप्स का भी नाम। अब अगर हम लोग इनको जनरल वे में बात करें, यानी कि पूरे एस और पी को मिला के तो हमने रिप्रेजेंटेटिव कह दिया है ना, और हमने पीरियड्स के नाम पढ़ लिए, लेकिन ऐसे जनरलाइज करें तो ग्रुप्स के भी हमारे नाम हैं। मैं इनको बस शॉर्ट में लिखता चला जाऊंगा, क्योंकि हमने कारण जो है वो 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। लेकिन शायद आपको याद हो, जो ग्रुप फर्स्ट होता है इसको अल्कली मेटल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल खोल के रखना, ग्रुप फर्स्ट जो है, क्योंकि मैं बार बार आगे पीछे नहीं कर सकता, आप ग्रुप फर्स्ट देखो, इसमें आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम मिलेगा। ये लोगों को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। अल्कली मेटल क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये पानी में जाने के बाद क्या बनाते हैं? बेस, और जो पानी में जाने के बाद बेस बनाते हैं उन्हें अल्कली कहा जाता है, तो इसलिए इनका नाम भी क्या पड़ गया? अल्कली। पहली बात तो। दूसरी बात, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, मेटल्स हैं, तो नाम पड़ गया अल्कली मेटल्स। सेकेंड, आपको पता ही होगा, मेरे से पहले ही पता होगा, ग्रुप सेकेंड को क्या बोलते हैं? ग्रुप सेकेंड को बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल्स। ग्रुप सेकेंड को क्या बोलते हैं? अल्कली अर्थ मेटल। शायद पता ये सबको है ना। ग्रुप सेकेंड को क्या कहा जाता है? अल्कली अर्थ मेटल, इनको नाम दिया जाता है।
अल्कली रीजन सेम, मेटल रीजन सेम। अर्थ क्यों? क्योंकि इनको अर्थ क्रस्ट से बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो इसलिए इनके नाम में अर्थ आ गया है यहाँ पे। ठीक है जी। इसके बाद अगर बात करें तो ग्रुप हमारे पास 11 एंड 12, इनको कॉइन एज मेटल्स कहते हैं। अगर आप ग्रुप 11 और 12 देखो तो आपको सिल्वर, गोल्ड, ये आपको पता है ना, पहले के ज़माने में सिक्के बहुत चलते थे। आज की डेट में सिक्के बहुत कम हो गए हैं आजकल, और अगर हैं भी तो वो एलॉयस के बने होते हैं, स्टील के बने होते हैं। लेकिन आप ज़रा 11 में देखो कॉपर आ रहा है, सिल्वर आ रहा है, गोल्ड आ रहा है। 12 में देखो जिंक आ रहा है, मरकरी का तो खैर नहीं, कैडमियम आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोबाल्ट और निकल के सिक्के नहीं बनते थे, बनते थे, लेकिन 11th और 12th के ग्रुप में सबसे ज़्यादा सिक्के बनाए जाते थे। इसलिए 11th और 12th को हमने कॉइन एज मेटल भी नाम दे दिया है, क्योंकि इनसे हम लोग बहुत ज़्यादा कॉइन्स पहले के ज़माने में बनाया करते थे। इसके बाद अगर बात करें तो ग्रुप 14 को हम लोग कार्बन फैमिली बोलते हैं, क्योंकि आपको शायद पता ही है हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में, हमारे एलिमेंट्स के दुनिया में कार्बन इज वन ऑफ द सबसे पहला एलिमेंट, तो इसलिए ग्रुप 14 को हम कार्बन फैमिली भी कह देते हैं। अब आप कहोगे ऐसे तो हर एक ग्रुप को उसके पहले मेंबर के नाम से नाम दो, ऐसा नहीं होता है। कार्बन यार, कार्बन की अलग रिस्पेक्ट है यार, कार्बन की अलग इज्जत है, कार्बन का अलग एक रुतबा, एक ऑरा है। तो उसको, उसकी फैमिली को, उसके ग्रुप को, क्योंकि 14 ग्रुप का पहला मेंबर कार्बन है, तो इसलिए उसकी फैमिली के नाम से ऐसे बोल दिया कार्बन फैमिली। घर का बड़ा सदस्य है यार। आपके घर के बाहर अगर ऐसे नेम प्लेट लगी हुई है तो आपका नाम नहीं लिखा होगा उसके अंदर, आपके घर के बड़े सदस्य का लिखा होगा, है ना, अगर मान लो लिखा है तो। जैसे कई जगहों पे लिखा होता है श्री हरिवंश राय, मतलब ऐसे में कोई भी नाम ले रहा हूँ, उनका नाम लिखा होता है, घर के बड़े सदस्य का नाम लिखा जाता है। शादी का कार्ड आता है, उसमें आपका नाम नहीं लिखते होंगे, आपके घर के दादा दादी, नाना नानी, या जो भी बाबा बाबा, जो भी बड़े सदस्य हैं, उनका नाम लिख के ब्रैकेट में लिखा जाता है विद फैमिली। बाकी छोटे मोटे आपके मेरे जैसे लोगों की औकात विद फैमिली में आ जाती है, घर के बड़े सदस्य को रिस्पेक्ट दी जाती है। ऐसे यहाँ पे कार्बन बड़ा सदस्य है तो नाम पड़ गया कार्बन फैमिली। ठीक है, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। फिर आता है हमारे पास ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 में अगर आप नोटिस करें तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीजन मिलेगा, आपको सल्फर मिलेगा मेन, ऑल दो सेलेनियम, टेरेनियम, पोलोनियम तो है ही, लेकिन ग्रुप 16 में जो मेन आपको मिलेगा वो मिलेगा ऑक्सीजन और सल्फर। अब ऑक्सीजन और सल्फर जो है, ऑक्सीजन और सल्फर जो है, ये बहुत सारे ओर्स फॉर्म करते थे। अगर आप को याद हो, वैसे तो क्या है कि अभी लास्ट ईयर जब हमारा चैप्टर आया मेटल्स एंड नॉन मेटल्स 10th क्लास में, तो वो एक्सट्रैक्शन वाला जो हिस्सा है वो डिलीट हो गया था, तो शायद आपको ना भी बताओ, लेकिन एक्सट्रैक्शन वाला ना एक पार्ट है, उसमें क्या था कि मेटल्स की एक्सट्रैक्शन एंड ऑल हम लोग करते थे। अब उस एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के दौरान वहाँ पे हमने ओर्स वगैरह की पढ़ाई की थी, लेकिन थोड़ा बहुत आपने एसएसटी वगैरह में पढ़ा हो तो ओर्स क्या होते हैं, ओर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनमें से मेटल को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ओर्स कौन, जिनमें से मेटल को बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, उसको हम लोग ओर कहते थे। अब ज़्यादातर ओर्स जो होते थे मेटल्स के, उसमें ऑक्सीजन और सल्फर ही बैठा होता है। शायद आपको ना पता हो, लेकिन एल्यूमिनियम के ओर को बॉक्साइट यानी Al2O3 कहते हैं। जैसे आपको पता हो मरकरी की ओर को सिनेबार, जिसमें HgS फॉर्मूला होता है। अब ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे ओर्स में ऑक्सीजन और सल्फर होता है, जैसे सोडियम का ओर होता है रॉक सॉल्ट जो कि NaCl है, लेकिन ज़्यादातर ओर्स के अंदर, मैं भी यहाँ पे चाहे एग्जांपल लिख दूंगा, ऑक्सीजन और सल्फर बैठे होते थे, और इसीलिए इस ग्रुप का नाम कैल्कोजेंस रख दिया गया, कैल्कोजेंस। इसमें जो कैल्को वर्ड है, दिस इज फॉर ओर्स, कैल्को मीन्स ओर्स, और जो ये जेंस वर्ड है, जेनस से आया, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर। तो ये कौन हो गए, ओर प्रोड्यूसर हो गए, यानी कैल्कोजेंस कौन हो गए, जो ओर्स को प्रोड्यूस करते हैं, ओर्स को बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो मरकरी होता है, इसके जो ओर होता है, इसके ओर का नाम होता है सिनेबार, विच इज HgS, शायद नाम सुना हो, पता नहीं। जिंक का जो ओर होता है, इसका नाम होता है जिंक ब्लेंड, यानी कि ZnS।
एल्यूमिनियम का जो ओर होता है इसको बॉक्साइट बोलते हैं, विच इज Al2O3। ऐसे ही आप समझो ना यार, ज्यादातर केसेस में जो ओर्स आ रहे हैं उनमें सल्फर और ऑक्सीजन ही है, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ सल्फर और ऑक्सीजन ही ओर्स बनाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन ज्यादातर सल्फर और ऑक्सीजन के कंपाउंड्स और प्रोड्यूस करते थे, तो इसलिए इनका नाम पड़ गया कैल्कोजेंस। ऐसे 17वां जो ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप 17, उसको हम लोग हेलोजेंस कहते हैं। ये तो शायद नर्सरी क्लास के बच्चे को भी आज के डेट में पता है कि हेलो का मतलब सॉल्ट्स होता है और जेंस का मतलब प्रोड्यूसर होता है। तो अगेन ये सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं। अब इसका क्या मतलब है, अगर इस दुनिया में, जब ये टेबल बन रही थी मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर इस दुनिया में 100 सॉल्ट्स थे तो 100 में से आप ऐसा कह सकते हैं 40-50% सॉल्ट्स के अंदर 17 ग्रुप के लोग थे। 17 ग्रुप में कौन कौन आता है? 17 ग्रुप में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टार्टिन। तो पीरियोडिक टेबल खोल के रखी होगी मेरे हिसाब से आपने, फिर भी नहीं खोली तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो 17 ग्रुप है उसमें हमारे पास कौन कौन आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, ब्रोमीन आ रहा है, आयोडीन आ रहा है, एस्टार्टिन। अच्छा, एक सवाल बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर देखो मैं जब भी ये चैप्टर कराता हूँ, खासकर जब मैं चैप्टर ऑनलाइन में कराता हूँ, ऑफलाइन में तो ये बच्चे बहुत कम पूछते हैं, शायद आज तक पूछा ही नहीं है, एक आध ने पूछा हो तो पूछा हो। लेकिन यहाँ पे बहुत सवाल आते हैं कि सर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का कोई तरीका बताओ। या मैं देखता हूँ यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को याद करने का एक तरीका बताया गया है। और सच बताऊँ, इसके इन्फ्लुएंस में आके मैंने आज से 3 साल पहले फेसबुक पे, मैं तब यूट्यूब पे था ही नहीं, ज़ीरो, तो फेसबुक पे मैंने इसके इन्फ्लुएंस में आके एक वीडियो भी बनाई थी कि कैसे इसको निमोनिक्स की मदद से याद भी करें। बहुत पुरानी बातें हो गई, 3-4 साल हो गए होंगे इस बात को, फेसबुक पर डाली थी OSR अकेडमी का एक पेज से, अभी भी डली हुई है वो वीडियो। लेकिन मैं हमेशा से अपने बच्चों को बोलता आया हूं कि पूरी पीरियोडिक टेबल याद करनी ही नहीं है। आप ना किसी समझदार अध्यापक से, टीचर से पूछना कि क्या पीरियोडिक टेबल को याद करने से कोई फायदा होगा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे पूरी पीरियोडिक टेबल याद नहीं है। आपको लग रहा होगा मैं इनके नाम ले रहा हूं, फ्लोरीन, जो जो काम की चीजें हैं वो मुझे याद हैं, और कुछ चीजें जो मेरे काम की नहीं भी हैं वो याद हो गई हैं पढ़ा पढ़ा के। देखो डिफरेंस है दोनों में। डिफरेंस क्या है? हमारे एकेडमी के अंदर जो हमारा ऑफलाइन बैच है वहां पे 1000 बच्चा आता है। अब 1000 बच्चे में जिनको मैं पढ़ाता हूं वो होंगे 500-600 बच्चे मान लो। अब उन 500-600 बच्चों को मैं उनके नाम और उनके फेस से साल के एंड तक आते आते जान जाऊंगा। अभी मैं उन 500 में से, मान लो, मैं सिर्फ वैल्यू बोल रहा हूँ, 500 में से मान लो मैं 250-300 बच्चों का नाम और उनके फेस से उनको पहचानता हूँ। आप उनको सामने खड़ा कर दो, मैं उनको बता दूंगा ये कौन है। बाकी अभी नए आए हैं तो मैं उनको लेकिन मैंने कभी उनको इंटेंशनली याद तो नहीं किया ना, कि मैंने उनकी फोटो चिपकाई हो और लिखा हो इसका नाम रमेश है, इसका नाम सुरेश है, और मैंने उनको याद किया हो, नहीं, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वो रोज मेरे को दिख रहे हैं तो मेरे को वो याद हो जाएंगे। ऐसे ही कुछ चीजें ऐसी हैं जो पढ़ा पढ़ा के याद हो गई हैं, और कुछ चीजें ऐसी जो एक्चुअली में याद करनी भी हैं। जैसे कि 1 से 20 तक हमने 9th क्लास में एटॉमिक नंबर याद किए थे, अब आपको 30 तक जाना है। पहले आप लोगों ने कैल्शियम तक याद किया था, अब आपको जिंक तक याद करना है, यानी कि 30 तक। ये अलग बात है। लेकिन पूरी पीरियोडिक टेबल, या आप जैसे कि एस, आपको शायद पता, हमारा ना एस ब्लॉक नाम का एक चैप्टर है। अच्छा, नहीं पता क्या? हमारे पास 11th में NCERT की 2 किताबें हैं। तो सेकंड किताब में एक चैप्टर है पूरा का पूरा एस ब्लॉक, और एक चैप्टर है पी ब्लॉक, जहां पे हमें 13 और 14 ग्रुप के बारे में सिर्फ पढ़ाई करनी है। फिर 12th में पूरा एक चैप्टर है पी ब्लॉक, जहां पे 15, 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ना है, और एक चैप्टर है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। तो यानी हमें इन ब्लॉक्स के ऊपर इंडिविजुअली एक एक चैप्टर पढ़ना है। अब जब हम एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे होंगे, फॉर एन एग्जाम्पल, जब हम एस ब्लॉक चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो हम इतना ज्यादा बोलेंगे ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रॉन्शियम, ऐसे इतनी ज्यादा बार बोलेंगे, इतनी ज्यादा बार बोलेंगे कि कहीं ना कहीं वो आपको याद ही हो जाएगा। तो आपने याद किया नहीं, आपको याद हो गया। बात समझ में आई?
अब यार जहाँ तक अगेन मुझे लगता है जन गण मन ये हमने याद किया ही नहीं है कभी भी, बस हमें हो गया है, हमने कभी भी इंटेंशनली इसे याद नहीं किया है, बस इतना सुना है हमने इनको कि ये हो गया है। या फिर गायत्री मंत्र की बात कर लें, हमने कभी भी ये याद नहीं किया, लेकिन हमारे घरों में इतना ज़्यादा इस्तेमाल होता है कि वो याद हो गया है। सेम गोज़ फॉर हनुमान चालीसा, सेम गोज़ फॉर आरतियाँ अलग अलग भगवानों की, ये हमने याद नहीं की, हो गई हैं, वो अलग चीज़ है कि याद हो गई हैं। अब आप चलो आप ऐसा करो, कभी ना टेस्ट करना, वैसे तो गलत बात हो गई है, बट टेस्ट करना, आप ना टीचर्स के पूछना कि मैम 122 पे कौन आता है, 122 कह रहा हूँ, 112 पे कौन आता है, तो 100 में से 95% टीचर्स को ये नहीं पता होगा। और ये कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि हमें टेबल याद करनी ही नहीं है, हमें टेबल याद करनी ही नहीं है, सच्चाई तो ये है। इससे आप जितना मर्जी, जो आपको कह रहे हैं ना ये कि पूरी टेबल याद करो, वो बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ है। बात समझ आ गई आपको? हाँ, हम टेबल याद अगर कर लेंगे तो हमारे जीवन में पढ़ाई में कोई बदलाव नहीं आएगा। आप पूरी एनसीईआरटी इस चैप्टर की निपटा दो, 11th 12th पूरी निपटा दो, और फिर आप मुझे चलो, फिर आप 2 साल बाद मेरे से बात करना और बताना आपको टेबल याद करने की ज़रूरत पड़े कि नहीं। यूजलेस बात है ये, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें याद करनी है, वो आपको अपने आप हो जाएंगी। अगर आप एवरेज बच्चे भी हो तो वो अपने आप हो जाएंगी, आप खुद देखना। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्रुप 17 को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्ट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि ये सॉल्ट बनाते थे। अब अगर बात करें ग्रुप 18 की, तो 18 को बहुत सारे नाम दिए गए हैं, जैसे कि इसको नाम दिया गया है नोबल गैसेस। नोबल का मतलब होता है जिनके जैसा हर कोई बनना चाहे, तो इनका नाम नोबल गैसेस इसलिए पड़ा है क्योंकि हर कोई इनके जैसा बनना चाह रहा है। सोडियम की बात कर लो, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे के नियॉन बन जाऊं। कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन है, वो चाहता है मैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे के कैल्शियम से 18 इलेक्ट्रॉन पे आ जाऊं, यानी कि आर्गन बन जाऊं। हाइड्रोजन चाह रहा है मुझे कोई 1 इलेक्ट्रॉन दे दे मैं हीलियम बन जाऊं। लिथियम चाह रहा है मुझसे कोई 1 इलेक्ट्रॉन ले ले मैं हीलियम बन जाऊं। तो हर कोई नोबल गैसेस जैसा बनना चाह रहा है, इसलिए इनका नाम नोबल गैस पड़ा। बिकॉज ये लोग बहुत नोबल हैं, ये लोगों के लिए बहुत ही मतलब आप कह सकते हो एक प्रकार से आइडियल है ना। देखो नोबल आइडियल दोनों का मतलब लगभग एक है, बट एक्चुअली इनमें एक फ़र्क है, मैं बताता हूँ कैसे। आइडियल का मतलब हर को इनके जैसा बनना चाह रहा हूँ, और नोबल का मतलब जो किसी से इंटरैक्ट ना करे, इनका अपना अलग जीवन हो, तो कहीं ना कहीं सेम से ही। बट इनका एक और बहुत फेमस नाम है, वो है इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का मतलब होता है ऐसी गैसेस जो बहुत लेस रिएक्टिव हो या नॉन रिएक्टिव हो। इनर्ट का मतलब होता है लेस रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। या तो ये रिएक्टिव है ही नहीं, या फिर ये रिएक्टिव बहुत कम है। चलो एक सवाल पूछता हूं आपसे, इसका आंसर आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन पे। हम 18वें ग्रुप को नोबल गैसेस कहते हैं ना, कमेंट सेक्शन पे इसका आंसर देना है। ध्यान से क्वेश्चन को सुनना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको बहुत अजीब लगे सुनने में, हो सकता है आप ये बात पहली बार सुन रहे हो। 18वां ग्रुप यानी नोबल गैसेस, ये हमारे पास 18 ग्रुप है यानी कि नोबल गैसेस। क्या नोबल गैसेस रिएक्ट होती हैं? क्या नोबल गैसेस के हमारे पास कंपाउंड्स हैं इस दुनिया में? तो 10th तक हमें यह सिखाया गया है कि नोबल गैसेस के कोई कंपाउंड्स नहीं होते हैं, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं होती हैं। बट ये सत्य नहीं है, नोबल गैसेस भी रिएक्ट होती हैं, उनके भी कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला कंपाउंड इस दुनिया में ज़ीनॉन का बना था। एक महान साइंटिस्ट थे एन बार्टलेट जी, जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। अभी तक क्या हो रहा था, सबको लगता था यार नोबल गैसेस हैं, ये हीलियम आई किससे रिएक्ट नहीं हुई, नियॉन आई किससे रिएक्ट नहीं हुई, उसके बाद जब बाकी सारी गैसेस आई तो इसके नीचे रखते चले गए, तो सबको लगा कि बाकी नोबल गैसेस की तरह ये भी रिएक्ट नहीं हुई, किसी ने कभी इसके ऊपर काम ही नहीं किया। लेकिन एन बार्टलेट जी जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले इंसान थे, उन्होंने ये दिमाग लगाया कि यार ज़ीनॉन की ना, अभी हम बात करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि इसकी तो एनर्जी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब नॉट कम बट इसकी एनर्जी उतनी है जितनी तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल में नहीं समझा सकता अभी, इसको आप डिटेल में 12th क्लास पी ब्लॉक में पढ़ोगे। बड़ा आसान भाषा में कहें, मान लो ज़ीनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी तो हम दे सकते हैं, और जब हमने वो एनर्जी दी
और xenon से इलेक्ट्रॉन निकला और इसका कंपाउंड बना, तो भाई साहब दुनिया हिल गई। एन बार्टलेट जी एक बहुत बड़ा बदलाव ले आए। ये बदलाव ले आए, पहले ऐसा लिखा जाता था कि नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं होती। फिर इस स्टेटमेंट को बदला गया, नोबल गैसेस वो होती हैं जो या तो रिएक्ट नहीं होती हैं या फिर बहुत ही लेस रिएक्टिव हैं, इनका जो रिएक्शन है वो ना के बराबर है। तो कहते हैं ना, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, इरादे बदल गए, वो सारी बातें यहाँ पे हुई और नोबल गैसेस का हमारे पास पहला कंपाउंड भी आ गया। उसके बाद तो लाइन, आपको पता है, एक आया उसके बाद तो लाइन लग गई, एक कंपाउंड आने के बाद तो फिर रुकती नहीं है चीजें। तो आज हमने ग्रुप पीरियड्स और ब्लॉक्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर लिया। ये बहुत बेसिक लेक्चर था, इसको अगर नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके मैं बोलता रहूँगा कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट में बोलूँगा, भैया कार्बन फैमिली में बोलूँगा, भैया लेंथेनॉइड में बोलूँगा, ऑक्टेनॉइड, आपको मतलब ही नहीं पता चल रहे होंगे। तो ये बहुत बेसिक लेक्चर है। अगली क्लास में हम लोग ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे और फिर एटॉमिक रेडियस, जो कि अच्छा अभी तक शायद हो सकता है ब्लॉक नाम का हिस्सा आपने नया पढ़ा, बाकी सब पुराना है। लेकिन अगली क्लास में हम लोग आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि एलिमेंट को कैसे हम ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक में पहचाने, किसी एलिमेंट का ग्रुप पीरियड और ब्लॉक कैसे पता लगाते हैं। फिर ट्रेंड्स के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है जी, मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।